सो हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे मार्बर्ग वायरस रोग का प्राकृतिक मेजबान यानी होस्ट कौन सा जानवर है? तो इसका आंसर होगा कुत्ता, चमगादड़, बंदर, सुअर। इसका आंसर होगा बी, चमगादड़ यानी बैट। तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ एमबीडी एक जूनोटिक डिजीज़ है, आरएनए वायरस से होता है और इसका कोई भी अभी तक अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। जूनोटिक मतलब होता है जानवर से जो ट्रांसफ़र हो ह्यूमन में। ओके, हाल ही में एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। तो ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। 1 जून 2024 से ही एनएचआरसी का अध्यक्ष का पद खाली था। 18 दिसंबर को इनकी नियुक्ति हुई है और किसकी जगह पे आए? तो अरुण कुमार मिश्रा। चलिए एनएचआरसी के बारे में जानते हैं। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो होता है वो 1993 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका। ठीक है, कौन से एक्ट के ज़रिए? तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट PHRA के ज़रिए। स्टेट का अपना अलग होता है और अगर अपॉइंटमेंट की बात हो तो स्टेट का रिमूवल होता है वो प्रेसिडेंट करता है, बट अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। और अगर सेंट्रल की हो तो सेंट्रल प्रेसिडेंट करता है, बट 6 मेंबर की कमेटी एक बनती है, उसके सजेशन पे करता है। तो 6 मेंबर की कमेटी में कौन कौन बैठता है? PM, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यूनियन होम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इनके कहने से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और इसमें कंपोजिशन में देखेंगे 5 फुल टाइम मेंबर होते हैं, 7 डीम्ड मेंबर। चेयरपर्सन कौन होता है इसका? तो रिटायर्ड CJIS जज ऑफ SC सुप्रीम कोर्ट। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं एक सेक्रेटरी जनरल। ओके, इसकी टेन्योर होती है 3 ईयर या 70 साल तक, जो भी पहले हो। ठीक है, और फंक्शन इसका, तो ये सुओ मोटो भी कर सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी केस ले सकता है ये। और बाकी इन्वेस्टिगेट करता है कंप्लेंट जो भी ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़ा हो, रिव्यू और रिकमेंड करता है ह्यूमन राइट इम्प्लीमेंटेशन, स्प्रेडिंग ह्यूमन राइट अवेयरनेस। ओके, कंडक्ट स्टडीज़, पब्लिश रिपोर्ट वगैरह करता है। तो इसको वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडिया भी कहते हैं। एंड ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट डे। और बाकी इसका पावर देखिए, समन इंडिविजुअल, एग्जामिन विटनेसेस एंड रिसीव एविडेंसेस, इंस्पेक्ट प्रिजन एंड अदर इंस्टीट्यूट टू इंश्योर कंडीशन आर ह्यूमन। बाकी प्रेसिडेंट कभी भी इनको हटा सकता है, इनके चेयरमैन को, अगर वो प्रूव हो गया मिसबिहेवियर है, इनकैपेसिटी उनकी प्रूव हो गई तो। ठीक है, विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला क्वांटम उपग्रह किसके द्वारा? USA, जापान, चीन, रूस। तो चीन द्वारा। बाकी नेक्स्ट, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका क्वांटम प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास का बढ़ावा देना, क्वांटम संचार उपग्रहों का निर्माण करना, मौजूदा क्लासिकल कंप्यूटिंग सिस्टम को बदलना, या सभी। तो जनरली साइंस एंड टेक के मतलब ऐसा UPSC में भी होता है कि जनरली जो भी एप्लीकेशन दिए होते हैं ना वो सारे के सारे सही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ब्रॉडनेस ज़्यादा होती है, स्पेशली साइंस एंड टेक में। तो इसमें सारा एप्लीकेशन की बात हुआ है, तो ये सभी सही है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा D। तो 6000 करोड़ इसके लिए अलॉट किए गए थे और ये मिशन कब से कब तक के लिए? 2023 से 2031 तक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो नीति आयोग, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, नीति आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री या इंडियन मेडिकल काउंसिल। इसका आंसर होगा C, नीति आयोग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2 लोग मिलकर ज्वाइन करते हैं। ठीक है, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त सम्मान ऑर्डर ऑफ मुबारक अल काबिर यानी ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इनको मिला है मोदी जी को। ठीक है, तो किस देश का है? ओमान, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान। यहाँ देख सकते हैं।
तो इसका आंसर होगा ओमान, सॉरी कुवैत। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे पनामा नहर किस महासागर से कनेक्ट करता है? तो पनामा नहर, ये तो यहाँ पे देखिए फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे, तो किसको कनेक्ट कर रहा है पनामा नहर? अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से, राइट। इसका आंसर होगा अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। तो नेक्स्ट है दनाली फॉल्ट के बारे में। हाल ही में चर्चा में रहे दनाली फॉल्ट किस प्रकार का भ्रंश है? ठीक है, तो नॉर्मल है, रिवर्स है, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, या लेफ्ट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, राइट लेटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। देखिए ये है दनाली फॉल्ट। और देखिए इसके कारण, इस फॉल्ट के कारण, यह अलास्का है ना, अलास्का वाले रीजन में, ये अलास्का, ये पैसिफिक प्लेट है, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है। तो यहाँ पे जो फॉल्ट पड़ा है ना, ये है, और इसके कारण देखिए यहाँ पे कितना अर्थक्वेक आता है इस रीजन में। तो इसी को कहते हैं दनाली फॉल्ट। नेक्स्ट है श्याम बेनेगल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्हें निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो श्याम बेनेगल कौन है? तो इसका आंसर होगा डी, सारे अवार्ड मिल चुके हैं इनको, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण। तो ये हैं श्याम बेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे गुजरात का मसाली गांव किस योजना के तहत अक्षय ऊर्जा से संचालित हुआ है? तो कौन सी योजना के तहत? इसका आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, पीएम सौर घर, पीएम अक्षय ऊर्जा योजना, पीएम स्वावलंबी ऊर्जा योजना, पीएम ग्रामीण ऊर्जा योजना। इसका आंसर होगा ए, पीएम सौर घर योजना। तो इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज ये बना है, ठीक है, मसाली, जो गुजरात का मसाली गांव है, इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बन चुका है अभी। ये देखें, मसाली विलेज बिकम इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज ऑन द बॉर्डर। तो इस योजना के तहत ये बन चुका है। और ये योजना कब आई थी? तो 2024 में आई थी, 2024 15 फरवरी को आई थी आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्माइल कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है? जो कृषि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और लॉजिस्टिक। इसका आंसर क्या होगा? तो परिवहन और लॉजिस्टिक। देखिए स्माइल योजना ना दो हैं, मतलब एक भारत का है और एक, देखिए जो ये क्वेश्चन में जिस स्माइल योजना की बात की गई है वो है स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम प्रोग्राम। ये किसके द्वारा? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फंड किया गया है, ठीक है। और ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगा इंडिया का। और एक स्माइल योजना है जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एंड एम्पावरमेंट के तहत लॉन्च हुआ था, जो सपोर्ट करता है मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। दैट इंक्लूड 2 सब स्कीम, एक ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए और एक है एंगेज्ड इन, जो बैगिंग वगैरह के लिए जो लोग एंगेज रहते हैं ना, उनको रिहेबिलिट करने के लिए। तो वो भी एक स्माइल स्कीम ही थी, राइट। तो ये स्माइल स्कीम जो है ये एडीबी द्वारा फंड है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगा इंडिया का। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में नेपाल द्वारा आरंभ फेवा डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फेवा, ठीक है, फेवा डायलॉग। तो जलवायु परिवर्तन पर चर्चा, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण, सांस्कृतिक आदान प्रदान या सैन्य सहयोग। इसका आंसर होगा क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक एकीकरण, ठीक है, फेवा डायलॉग। देखिए फेवा डायलॉग collaborative initiative between Nepal and China aims to foster region prosperity, peace and economic integration in South Asia through discussion on global industry shift and their implications. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन गांव की ओर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशासन गांव की ओर, तो शहरी विकास, ग्रामीण शासन में सुधार, औद्योगिक विकास या पर्यावरण संरक्षण। इसका आंसर होगा ग्रामीण शासन में सुधार। तो नाम से ही क्लियर है, इसके बारे में देखते हैं।
ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव टू विलेज कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 19 से 24 दिसंबर 2024 में, ठीक है। 19 से 24 दिसंबर में ऑर्गेनाइज हुआ था। एम क्या था? इंक्रीज द रीच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन रूरल एरिया में, ठीक है, इंश्योरिंग क्विक रेजोल्यूशन ऑफ सिटीजन्स प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, हाल ही में आए भूकंप के कारण चर्चा में रहे वानतु किस क्षेत्र में स्थित है? वानतु, तो वानतु कहाँ पे है? कैरेबियन, दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? इसका आंसर होगा दक्षिण प्रशांत महासागर में, दक्षिण प्रशांत महासागर में है वानुअतु। चलिए देखते हैं। देखिए इसका लोकेशन है, ये सॉरी क्लियर नहीं आया, तो ये पैसिफिक ओशन है ना, ऑस्ट्रेलिया के बाजू में, ये यहाँ पे ईस्ट साइड में है वानुअतु, वानुअतु, ओके। और एक चीज़ और, ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में पड़ेगा और न्यूजीलैंड के साइड में नॉर्थ में, ओके। न्यूजीलैंड ये रहा इसके ऊपर और इसके ईस्ट पूरब में। तो एग्जैक्ट लोकेशन है इसका क्या? साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में जारी द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज रिपोर्ट के अनुसार डायरिया रोग से होने वाली वैश्विक मौतों में वर्ष 1990 से 2021 तक कितनी प्रतिशत गिरावट आई है? तो कितनी आई है? 40, 50, 60, 70? इसका आंसर होगा 60% तक गिरावट आई है। द लांसेट इन्फेक्शियस डिजीज़ के रिपोर्ट में बताया गया है कि डायरिया रोग से होने वाली वैश्विक मृत्यु, ठीक है, वर्ष 1990 से लेकर 2021 तक अगर गणना की जाए तो 60% कम हो चुका है। बाकी डायरिया का तो पता ही होगा, लूज स्टूल होते हैं उसमें और बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया या फिर सैल्मोनेला या सिगेला करके होता है, तो कई सारे बैक्टीरिया कारण बनते हैं इसके। और वही ख़राब फूड या पानी पी लो ना, कंटामिनेटेड फूड और वाटर, उसके कारण होता है डायरिया। तो 60% गिरावट अब पाया जा रहा है। नेक्स्ट है, INS निर्देशक क्या है? INS निर्देशक क्या है? तो एक नया मिसाइल, नया सर्वेक्षण पोत या नया उपग्रह, तो नया विमान। इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा एक नया सर्वेक्षण पोत। ये देखें, ये है INS निर्देशक। इंडियन नेवी को अक्टूबर 2024 में दिया गया। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के हाल के फैसले के अनुसार NIA अब किस तरह के अपराधों की जांच कर सकती है? तो इसका आंसर होगा दोनों तरह के, मतलब अनुसूचित और गैर अनुसूचित दोनों प्रकार के अपराधों का जांच अब कर सकती है। पहले क्या था ना, जब NIA एक्ट बना था 2008 में, तो वो केवल शेड्यूल्ड क्राइम को ही जांचती थी NIA। अब क्या है, नॉन शेड्यूल भी इसमें ऐड ऑन हो गया। तो NIA स्टैट्यूटरी बॉडी है, ओके। NIA 2008 एक्ट से बनी थी और मुंबई टेरर अटैक जो हुआ था 26/11 का 26 नवंबर, उसी के बाद ये बनी थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली और सेंट्रल एजेंसी है होल इंडिया, सारे भारत में इसका मतलब अपना जांच कर सकती है। बाकी शेड्यूल क्राइम में क्या क्या आते हैं ये देख लेते हैं। देखिए शेड्यूल क्राइम में ये आ सकता है इतना, ऐसे तो बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। तो उसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट, एक्सप्लोजिव सब्सटेंशियस एक्ट, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, एंटी ट्रैफिकिंग, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, इंफॉर्मेशन IT एक्ट, सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट अगेंस्ट एविएशन एक्ट और सार कन्वेंशन टेररिस्ट एक्ट। तो अभी इसमें बस ये याद रखिएगा, शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों तरह के क्राइम्स NIA में आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? रक्षा, गृह, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय? इसका आंसर होगा गृह मंत्रालय। स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना का नोडल मंत्रालय है गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे डार्क कॉमेट्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कॉमेट्स की बात हो रही है, ठीक है, कॉमेट्स की बात, और ऊपर से डार्क कॉमेट्स की।
तो केतुओं की तरह दिखाई देते हैं और इनमें पूंछ उपस्थित होते हैं ये, या फिर क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं और उपस्थित नहीं होते हैं पूंछ। ये तारों की तरह चमकते हैं या ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देते हैं और उपस्थित नहीं होते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि क्षुद्र ग्रह, तो क्षुद्र ग्रह मतलब एस्ट्रॉयड की तरह दिखाई देते हैं। तो उसके पहले देख लेते हैं कि एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कॉमेट जो होता है ना, कॉमेट उसका जो टेल मतलब आईसी होता है वो, एक मिनट यहाँ पे देखिए ये फिगर से देखें, ये होता है कॉमेट जनरली। तो मास ऑफ आइस रॉक एंड डस्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम स्पेस ऑफ एंड वाइल विद अ टेल, इसका एक टेल होता है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पानी की तरह बौछार की तरह निकलता रहता है पीछे ऐसे। ठीक है, और विच ग्रोज एज इट अप्रोचेज द सन, जब सूरज के पास आता है तो इसका जो टेल होता है वो बड़ा होता रहता है। तो जनरली मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें ये भी अवधारणा है, साइंटिस्ट की कुछ मानते हैं कि जो पानी ग्रह का जो अपना पानी है ना वो कॉमेट से ही आया था, क्योंकि ये आइसी होते हैं। ठीक है, और एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड पत्थर होते हैं। तो एस्ट्रॉयड इज समथिंग एन ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम रॉक विच ऑर्बिट द सन यूजली। ये देखिए सन को ऑर्बिट तो ये सारे करते हैं। ठीक है, कॉमेट्स भी करता है जनरली। तो एस्ट्रॉयड का डेफिनेशन ये होती है जैसे मार्स और जुपिटर जो अपना होता है ना, उसके बीच में जो बेल्ट होता है वो आपने सुना होगा एस्ट्रॉयड की ही बेल्ट होती है। तो एस्ट्रॉयड ऐसे पत्थर होते हैं नॉर्मल, और ये कहाँ से पाए जाते हैं? मोस्टली मार्स और जुपिटर के बीच में। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही हूँ, जो जुपिटर अपना होता है ना सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसमें आपने देखा होगा गड्ढा ऐसे ऐसे ऐसे, उसको कभी देखिएगा गूगल पे सर्च करके। वेट, तो जो गड्ढे होते हैं ना वो जनरली एस्ट्रॉयड के टकराने से ही बने होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब जुपिटर, मान लीजिए जुपिटर सबसे बड़ा है, ठीक है, तो अर्थ को ये प्रोटेक्ट करता है। कभी भी कोई भी ऐसे एस्ट्रॉयड आता है या फिर कोई भी कॉमेट्स आता है तो अर्थ से मतलब अर्थ के बजाय जुपिटर से वो टकराता है, तभी अर्थ हमारा सेफली बचा है। ठीक है, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल इसका हाई होता है, ग्रेविटेशन जुपिटर का अर्थ से काफ़ी हाई होता है। ठीक है, साइज़ यहाँ पे मास मैटर करता है, तो उसके हिसाब से ही आपका ग्रेविटी होता है। तो इसीलिए वो गड्ढे जो है ना वो टकराने के ही हैं। तो जुपिटर नहीं होता तो हम लोग भी नहीं होते शायद। तो ये डिफरेंस होता है जनरली। बाकी ये मेटेरॉइड्स वगैरह होते हैं, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, तो इनको ऐसे साइज़ के हिसाब से यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे बात जो हो रही है डार्क कॉमेट्स की, तो ये कॉमेट से अलग इसलिए हैं क्योंकि ये डार्क हैं और ये दिखते नहीं है। जनरली जो कॉमेट्स होते हैं वो ग्लोइंग दिखते हैं ना, चमकते हुए हैं जो उनका टेल होता है, क्योंकि वो स्नो ही ऐसे उसमें स्नो भी होता है। स्नो इन द सेंस कि ऐसा लगता है कि पीछे से ना पानी की वो निकल रही है, पानी इन द सेंस आइस रॉक्स। ठीक है, और जो डार्क होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जनरली क्या किसकी तरह दिखते हैं? एस्ट्रॉयड की तरह, यानी एस्ट्रॉयड मतलब क्षुद्र ग्रहों की तरह दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ डार्क कॉमेट्स कम इन द 2016। ठीक है, पहली बार इंडिकेशन मिला था और ये नासा का खोज था। बाकी यहाँ पे पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, बाद में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग ऑपरेशन किस राज्य में आरंभ किया गया है? तो पहली बार क्या हो रहा है? गंगा नदी के डॉल्फिन का टैगिंग ऑपरेशन। ठीक है, टैग किया जाएगा उनको। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या असम? तो इसका आंसर होगा असम, राइट। तो ये ऑपरेशन कौन कर रहा है मिलके? तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII एंड असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरण्यक अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज। तो देखिए, इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट एवर सैटेलाइट टैगिंग ऑफ गैंगेस रिवर डॉल्फिन इन असम ऑन दिसंबर 18, 2024 से 5 अक्टूबर को वैसे नेशनल डॉल्फिन डे मनाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे गैंगेस रिवर डॉल्फिन के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। तो इनका थ्रेट तो पता ही होगा सबको, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है। बाकी IUCN स्टेटस इनका क्या है? डेंजर्ड है। ओके, साइट्स अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है। और कंजर्वेशन एफर्ट क्या क्या किया गया? तो डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2021 में आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट कब आया था? 2021 में। और नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया गया है, इंडिया का पहला एंड एशिया का पहला। ये इंडिया का भी पहला है और एशिया का भी पहला है। उसका नाम क्या है?
तो पटना यूनिवर्सिटी बिहार में बना है, ठीक है। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, याद रखिएगा, पटना यूनिवर्सिटी बिहार। और क्या क्या, विक्रमशिला सेंचुरी बिहार में बनाया गया 1991 में ही, और हस्तिनापुर सेंचुरी यूपी में प्रपोज है, अभी बना नहीं है, प्रपोज्ड है। ओके, तो ये कंजर्वेशन के लिए हैं। बाकी फैक्ट्स इनका देख लेते हैं। तो ये केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकती हैं, गंगा जो डॉल्फिन होती हैं केवल फ्रेश वाटर को प्रीफर करते हैं। देखिए, ओनली लिव इन फ्रेश वाटर, प्रीफर डीप वाटर जनरली, इसेंशियली अच्छा ये ब्लाइंड होती हैं, ये भी एक फैक्ट है। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड है ना, उससे वो डायरेक्शन देखती है अपना। बाकी कांट ब्रीथ इन वाटर, मस्ट सरफेस एवरी 30 से 120 सेकंड के बाद ये ऊपर आती हैं सरफेस पे, वो ऑक्सीजन लेने के लिए। ओके, ऑल्सो का सूसू इनको बोला जाता है। गैंगी डॉल्फिन को क्या कहते हैं, सूसू भी कहते हैं। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट है, मतलब प्रोजेक्ट इन द सेंस कि डॉल्फिन टैगिंग ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो असम सरकार, असम और WII मिलके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।